हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का टॉपिक वाक्य शुरू करेंगे। वाक्य क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो वाक्य क्या है? वाक्य मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कहने का क्या मतलब है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों की बात समझने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या दिया है? वह समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना और जानना चाहता है। ऑब्वियसली एक बात है कि अगर हम समाज में रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमसे बहुत सारे लोग मिलें, बात करें। तो ये सारी चीज़ें कब संभव है? जब हम यहाँ समाज में रहेंगे और जब कोई हमसे मिलने आएगा तो खाली मिलके तो जाएगा नहीं, हमसे बात करेगा। तो जब हमसे वो बात करेगा, कैसे करेगा बात? भाषा के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके लिए वो भाषा का सहारा लेता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि भाषा जो जैसे हम आपको बोल के बता रहे हैं, तो ये भी तो हम एक लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हैं। भाषा ज़रूरी नहीं कि हिंदी ही होती है। हमारे देश में तो कितनी सारी भाषा बोली जाती है और विश्व में तो उससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सभी भाषाओं को हम कैसे बोलेंगे, बताएंगे दूसरों तक? तो वो क्या होता है? यह भाषा उनके मुंह से शब्दों के वाक्य के माध्यम में व्यक्त होती है। मतलब क्या होता है? जब हम आपको जैसे हम भाषा के थ्रू कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो ये किससे बनी? वाक्य से बनी। वाक्य से बनी। वाक्य किससे बने? शब्द से बने। शब्द किससे बने? वर्ण से बने। वर्ण हमारे क्या हो गए? छोटा, बड़ा, का, खा, गा, गा, ये सब हमारे क्या आते हैं ना? वर्णमाला। हम लोग सबसे छोटे बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं। तो उन वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। कैसे होती है सार्थक मेल से? अब मैं आपको बताती हूँ। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ के साथ, मतलब सार्थक मतलब अर्थ के साथ। कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसका अर्थ निकलना चाहिए। चाहे हम कोई भाषा बोलें, जैसे हम आपसे बोलेंगे वो आया गया, चला गया, आया पिया खाया, आपको कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से अरेंज नहीं था। तो अरेंज करने के बाद ही उसका अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने बोला, वो आया, यहाँ पर बैठा, उसने खाया पिया और चला गया। अब क्या था? हमने उन्हीं शब्दों को सही तरीके से अरेंज कर दिया तो उनका अर्थ निकल आया। सार्थक का क्या मतलब हुआ? अर्थ निकलना। तो वही चीज है, वर्णों को जो हम सही तरीके से लगाएंगे तो उनके अर्थ निकलेंगे, सार्थक हो जाएंगे, तो वो शब्द बन जाएंगे। शब्दों को हम सही तरीके से अरेंज करेंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? वाक्य बन जाएंगे। और वाक्यों को हम सही तरीके से बोलेंगे तो हमारी भाषा बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिया है? इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल सेवा से बनते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हम इनको सही तरीके से लगाते हैं तभी हमारे वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा का सबसे छोटी इकाई है जिनके द्वारा लिखने, पढ़ने और बोलने और दूसरे के मन की बात समझने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है। भाषा हम कैसे समझते हैं? जब कोई हमसे कुछ बोलता है और बोलने के लिए वो वाक्यों का सहारा लेता है। फिर क्या? इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशा प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मनुष्य के विचार, मतलब मनुष्य हम हैं, मनुष्य के विचारों को व्यक्त यानी हम दूसरे तक जो पहुंचाने के लिए जिन शब्द समूहों को हम इस्तेमाल करते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है ना। तो इनको व्यवस्थित यानी कि सही तरीके से हम लगाएंगे तो उनसे क्या होगा? पूर्ण आशा प्रकट होगी। मतलब हम क्या चाहते हैं ये हम दूसरे तक पहुंचाएंगे तभी वो वाक्य बनते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। फिर उसके बाद हमारा आता है, जब वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं, क्या आता है? वाक्य के अंग। क्या होते हैं वाक्य के अंग क्या होते हैं? अब जो हम पढ़ेंगे आपको वाक्य के भेद और अंग, बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सेम चीज होती है। नो, ये सेम नहीं होता। कैसे सेम नहीं होता? इसको हम कैसे समझते हैं?
अंग क्या होते हैं और भेद क्या होते हैं, इनको सबसे पहले हम समझते हैं। कि जैसे हम मनुष्य जाति हैं, ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि मनुष्य जाति के अंग बताइए, अंग मतलब एक मनुष्य के अंग बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हाथ, कान, आंख, नाक, मुंह, ये तो हमारे पार्ट्स है ना, हमारे शरीर के पार्ट है, अंग है, ये मनुष्य के अंग हैं। अगर हम बोलेंगे भेद बताइए, मनुष्य के भेद बताइए, तो मनुष्य के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। ठीक है, ध्यान रखिए, मनुष्य जाति 2 वर्गों में डिवाइडेड है, एक स्त्री और पुरुष। तो ये क्या है? मनुष्य जाति के भेद है। उसी तरह वाक्य के अंग क्या है? जो सामने हमारे सामने वाक्य लिखा है उसके क्या अंग होते हैं, सबसे पहले हम इन चीजों को समझेंगे। तो वाक्य के अंग क्या है? वाक्य की संरचना के आधार पर उसके 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो वाक्य हम सामने, संरचना मतलब जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, वही हिंदी में हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य और विधेय। अब हम यहाँ पे आते हैं, वाक्य का अंग। सबसे पहले हम समझेंगे उद्देश्य क्या होता है। वाक्य का अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। बहुत इजी वे में, जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं सपोज, तो उसमें किसके बारे में बात हो रही है, मतलब उस वाक्य का लीडर कौन है, मतलब उस वाक्य को कौन लीड कर रहा है। हम जैसे सपोज हम बोलते हैं ना कि तुम यहाँ आकर खाना खा लो, हमने सिंपल सा एक वाक्य बोला, तो यहाँ पर हमने किससे बोला? किसी व्यक्ति से बोला ना, उससे हम बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर आओ खाना खाओ। तो उस वाक्य को कौन लीड कर रहा है? तुम लीड कर रहा है, उससे खाना खाने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम वहां पर वाक्य को लीड कर रहा है। तो यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है, कभी कभी कुछ वाक्यों में कर्ता नहीं होता है, तब आप बोलेंगे कि मैम हम कैसे उसको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल से उसका तरीका है, उस वाक्य में जिसके भी बारे में बात हो रही है, जो उस वाक्य को लीड कर रहा है, वही हमारा उद्देश्य कहलाएगा। कैसे? देखिए, हम उदाहरण के तौर पर देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है राम सो रहा है, तो ये जो राम हमारा है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम राम के बारे में कब बात कर रहे हैं, तो राम हमारा क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, राम हमारा क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक है, अब हमेशा हर वाक्य में आपको यह ध्यान रखना है, जो भी हमारा वाक्य को लीड कर रहा है, यानी जिस भी उस बारे में बात हो रही है, वो हमारा उद्देश्य होता है। उसी तरह दूसरे में आइए, राजू खाना खा रहा है। ठीक है, सिंपल सा एक है, राजू खाना खा रहा है। तो यहाँ पर ये तो हमें पता है खाना खाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन खा रहा है? राजू खा रहा है। इस वाक्य को किसने लीड किया? राजू ने लीड किया। ठीक, उसी तरह यहाँ पर आया, किसान फलों के पेड़ में लगाते हैं। ठीक है, किसान फलों के पेड़ लगाते हैं। कैसे मतलब समझे आप? जो किसान है वो क्या करता है? पेड़ लगाता है ना, वो फलों के पेड़ लगाता है। किसके पेड़ लगाता है? फलों के पेड़ लगाता है। तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? किसान। तो हमारा कौन हो गया? ये उद्देश्य हो गया। उसी तरह जवान देश की रक्षा करते हैं, तो देश की रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? जवान। तो यहाँ क्या दिया? इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है कि वो लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गए? ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? उद्देश्य हो जाते हैं। उद्देश्य मतलब उस वाक्य में जो उस वाक्य को लीड करता है, यानी उस वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विधेय। विधेय में हम क्या करते हैं? विधेय वाक्य के जो भी हमने उद्देश्य पढ़ा, ठीक, उद्देश्य पढ़ने के बाद में जितना भी पार्ट हमारा बचता है वाक्य का, वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। कैसे? विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य तो हमने समझ लिया, ठीक है, उद्देश्य कौन व्यक्ति है हमने समझ लिया। अब उसके बारे में जो भी बताया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। कैसे? देखिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं, करण खेल रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है? करण। तो करण तो हमने सीधे निकाल लिया कि ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, हमने इसको सीधे निकाल लिया कि ये हमारा उद्देश्य है। अब ये जो खेल रहा है ये हमारा करण के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। उसी तरह चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार हमारा क्या हो गया? उद्देश्य, और चित्रकार के बारे में क्या बताया गया कि वो चित्र बना रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। अब इसी तरह चित्रा गीत गा रही है, तो अब यहाँ पे गाने का काम कौन कर रही है? चित्रा कर रही है। तो यहाँ पर चित्रा हमारी क्या हुई? उद्देश्य, और बाकी वो गाने का काम क्या हो गया? विधेय हो गया। ये सारा पार्ट हमारा विधेय हो गया। मंजूरी बस में शहर गई, तो अब क्या है? वो कहाँ जा रही है? बस से शहर जा रही है, तो वो सारा पार्ट हमारा क्या हो गया? ये हमारा सारा पार्ट विधेय हो गया। तो यहाँ पर हमने आपको एक चीज ये साफ तौर पर ये चीज बता दी कि उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। यहाँ पर दिया इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और शहर से बस गए। तो ये सारे वाक्यों में ये जितने भी सेंटेंस यानी उद्देश्य के बाद जितना भी वाक्य हमारा बचता है वो सभी विधेय कहलाता है। कोई भी वाक्य में जिसने वाक्य को लीड किया वो हमारा उद्देश्य, और जो वो काम कर रहा है वो हमारा क्या हो जाता है? विधेय। इस तरीके से हमने आपको समझा दिया कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को समझिए कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे भेद डिपेंड रहेंगे। अब हम आते हैं वाक्य के भेद पे। वाक्य के भेद क्या होते हैं? हमने आपको बताया जैसे मनुष्य जाति के 2 भेद हैं, उसी तरीके से वाक्य के भी कुछ भेद होते हैं। कैसे? वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर भेद, दूसरा रचना के आधार पर भेद। तो अर्थ के आधार पर भेद हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हैं। चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर पहला हमारा जो भेद आता है वो है विधानवाचक वाक्य। सिंपल हमने पढ़ा था, एक जिसमें एक सिंपल कर्ता और क्रिया हो, वो हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक वाक्य जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमने नहीं, ना, मना जैसे शब्द यूज करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? निषेधवाचक वाक्य होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं हमारे? जहां पर हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंपल, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम किस लिए आए हो, तो हमने किसी से क्वेश्चन किए। जितने भी यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक। दूसरा है इच्छावाचक, जब हम किसी से कोई इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे हमने आप बोला आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, तो हम दूसरे से इच्छा कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा अच्छा हो। फिर उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। हम किसी से बोलते हैं ना, किसी को आज्ञा देते हैं, नहीं तुम ये कार्य नहीं करोगे, तुम्हें समय पे स्कूल जाना है, समय पर उठना है। तो ये हमने जैसे बोला ना किसी से, नहीं तुमको ये कार्य नहीं करना, तो ये हमने आज्ञा दी कि तुमको ये कार्य नहीं करना है, तो वो वाक्य हमारा क्या हो जाता है? आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। फिर आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जहां पर किसी चीज का डाउट हो। डाउट मतलब कि हम नहीं कह सकते कंफर्म कि ऐसा है। जैसे सपोज हम यहाँ पर हैं और हम बोले कि शायद पिताजी घर पर आ गए होंगे, हम ऐसे बोले ना, तो हमें पता नहीं है कि वो घर पर आए हैं कि नहीं, हम कंफर्म नहीं, हम डाउट में हैं, तो वो संदेहवाचक वाक्य। जैसे हम बोले आज शाम को वर्षा होगी, तो ये कंफर्म है कि वर्षा होगी? नहीं, आज शाम को शायद वर्षा होगी। तो ये हम यहाँ पर डाउट जहां पर होता है वो हमारा हो जाता है संदेहवाचक वाक्य। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? इसमें 2 वाक्यों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक वाक्य हमारा दूसरे वाक्य की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे हमने बोला अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या, पहला वाक्य क्या बोल रहा है कि अच्छा तुम पढ़ोगे तभी नंबर अच्छे आएंगे, वर्षा अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी, ये चीजें हुई ना, तो वर्षा अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। फिर उसके बाद हमारा आता है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है?
जहां पर आपका संबोधक चिन्ह लगता है ना। संबोधक चिन्ह कैसा होता है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग संबोधक चिन्ह। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे करके लगाते हैं, पूर्ण विराम ऐसे लगता है, तो उसी तरह ये हमारा क्या कहलाता है, संबोधक चिन्ह। संबोधक चिन्ह में हम लोग बनाते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, हम लोगों ने जैसे बोला अरे, तो ये जो अरे शब्द बोलते हैं इसके बाद हम ये संबोधक चिन्ह लगाते हैं। आह बहुत दर्द हो रहा है, तो ये जो आह शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इस आह शब्द के बाद हम ऐसे संबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो जहाँ इसकी पहचान बहुत इजी होती है, जहाँ इस तरीके से संबोधक चिन्ह लगे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, अब हम आते हैं रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। अर्थ हमने पढ़ा, अर्थ के आधार पर में क्या मतलब, हम जब कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर उसके भेद बताते हैं। लेकिन रचना या बनावट के आधार पर मतलब हमारे सामने जो चीज है, प्रेजेंट है, जब हम उसको बनाते हैं तो उसको कितने तरीके से बना सकते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद, कि हम इनको बनाने के कितने तरीके हो, एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका रचना के आधार पर भेद सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विषय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल, अभी हमने पढ़ा उद्देश्य और विधेय, जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। कैसे, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वर्षा हो रही है, मतलब एट प्रेजेंट वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, कौन वाक्य को लीड कर रहा है, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हमारा उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, ये विधेय हो जाता है। ठीक, वर्षा वाक्य को लीड कर रहा है, तो ये हमारा बन गया उद्देश्य। ठीक, हो रही है विधेय। उसी तरीके से मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन हमारा उद्देश्य, बाकी पतंग उड़ा रहा है, ये क्या हो गया, विधेय। उसी तरह बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे हमारे क्या हो गए, उद्देश्य, और बाकी विधेय। उसी तरह रविवार को हम भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया, रविवार, रविवार वाक्य को लीड कर रहा है, कहने का मतलब रविवार को ही हम कार्य करेंगे, तो रविवार हमारा क्या हो गया, लीड कर रहा है वाक्य को, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया, बाकी विधेय हो गया। हम फलों के लिए बाजार गए, यहाँ पर क्या है, हम किसके लिए गए, बस फलों के लिए हम जा रहे हैं, तो हमने वाक्य को लीड किया, तो हम कौन हो गए, उद्देश्य हो गए, और बाकी विधेय। राम खाना खाकर सो गया, राम ने खाना खाया और वो सो गया, तो यहाँ पर राम हमारा उद्देश्य है और बाकी पार्ट हमारा विधेय हो गया। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो हमारा क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। फिर हम उसके बाद में आते हैं दूसरा भेद, हमारा क्या है, रचना के आधार पर भेद का दूसरा पार्ट, यानी कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है, यानी कि दो, संयुक्त का मतलब ही हम समझ रहे हैं, यानी कि दो वाक्य का आपस में मिलना। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक वाक्य पढ़ा, अब हम क्या है, दो वाक्यों को मिलाएंगे। दो यानी कि जो भी एक वाक्य होगा उसको दो में बदलेंगे या दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। कैसे होगा, देखिए इसमें दिया है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, अव्यय वो चीजें जो किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं, समझे, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगी। जैसे कि लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके हिसाब से वाक्य शब्द बदल जाते हैं। जैसे एक लड़का है, ठीक है, अगर हम लिंग बदलेंगे तो वो लड़की हो जाएगा, वचन बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाक्य जब कोई भी शब्द बदल जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका विकारी शब्द हो जाता है।
विकार मतलब उनमें बदलाव आया, विकार का मतलब क्या आया, उनमें बदलाव आया, तो विकारी हो जाते हैं। लेकिन जो शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं वो हमारे कहलाते हैं अव्यय। जैसे कि हम शब्द लेते हैं और, क्योंकि, इसलिए, परंतु, इनको बदलने की कोशिश कीजिए। किसी भी लिंग, किसी भी लड़की, जैसे क्या है, लड़की और लड़के, तो अब लड़की और लड़के, हमने और लगाया ना शब्द में, जैसे हम और लगाते हैं शब्द, तो हमने यहाँ पे बहुवचन इस्तेमाल किया, अब हम इसको एक वचन में कर दें, लड़का और लड़की। और का स्वरूप नहीं बदला, और जो शब्द हमने इस्तेमाल किया इसका स्वरूप कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। हमने वचन चेंज किया, हमने लिंग चेंज किया, लेकिन कहीं पे भी उसका स्वरूप नहीं बदला। यानी कि जिन शब्दों को, जो शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं, वे अव्यय कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब हम कई चीजों को जब साथ में लेते हैं, जैसे हमने बोला सोहन, मोहन, रीता, गीता, अंकुर और विजय, तो हमने यहाँ बहुत सारे बच्चों को क्या किया, साथ में लिया, कई सारे बच्चों को साथ में लिया, यानी कई सारे शब्दों को साथ में लिया। उसी तरह हम कई सारे वाक्यों को साथ में लेंगे, मगर इनका अधिकार समान रहेगा। समान मतलब ये सभी समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, मतलब कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब अपने आप में समान है। तो वो हमारे क्या बुलाते हैं, समुच्चय बोधक, यानी कि बहुत सारे लोगों को साथ में ले लेना समुच्चय बोधक होता है। तो उसी की, उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे कहलाते हैं अव्यय। अव्यय वो शब्द लगाएंगे जो कभी बदलते नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे, इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा, वो हमारे कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और दो वाक्यों को हम इन्हीं से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये जो इन्होंने दिया ना स्वतंत्र उपवाक्य, कहने का मतलब है यहाँ पर हमने दो वाक्यों का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखिएगा। माँ बाजार गई, सब्जियां लेकर आई, हमने यहाँ दो वाक्यों का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो माँ बाजार गई इसके बाद वाला वाक्य नहीं पढ़ते। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, माँ बाजार गई। तो इसको सुनने में हमें क्या लगता है कि इसके आगे कोई वाक्य है, ये अपने आप में पूर्ण लग रहा है, हमें जरूरत नहीं है इसके आगे कुछ जोड़ने की, ये अपने आप में पूर्ण लग रहा है। लेकिन हमारे आगे डिमांड है कि हम इसमें कुछ वाक्य जोड़ना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया सब्जियां लेकर आई। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल किया। दूसरा वाक्य, अब इसी तरह हम और से पहले का वाक्य नहीं पढ़ते हैं, सब्जियां लेकर आई। ठीक है, सब्जियां लेकर आई, ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है, जरूरी नहीं है कि इसमें हम कुछ लगाएं, हमको ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण लग रहे हैं, इनमें अधूरापन हमें नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा, देखिए, माँ बाजार गई पूर्ण है, सब्जियां लेकर आई पूर्ण है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उससे ये वाक्य पूरा पड़ा। तो ये शब्द हमने जो जोड़ा ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। अब उसी की तरह हम यहाँ पर दूसरा वाक्य देखते हैं, आप खाना खाएं और आराम करें। यहाँ पे क्या बोला गया, आप खाना खाइए और आराम करिए। तो यहाँ पर जो खाना खाने का कार्य दिया गया वो भी स्वतंत्र है और आराम करें ये भी स्वतंत्र है। मतलब जो हम दोनों वाक्य जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाक्य में समान अधिकार रख रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ना ही इन दोनों को जो ये है कि एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं और पूरे वाक्य में समान अधिकार रख रहे हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे आप खाना खाएं स्वतंत्र है, आराम करें स्वतंत्र है, मगर इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने इस समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल किया। आप चाय पिएंगे या कॉफी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो यहाँ पर जो हमने ये या शब्द लगाया ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। अब ये जो राम बीमार है ये अपने आप में पूर्ण है, स्कूल नहीं आया ये भी अपने आप में पूर्ण है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं लग रहे, यानी कि समान अधिकार रख रहे हैं। समान अधिकार का मतलब क्या होता है,
कहीं पर, जैसे घर में हमारी पोजीशन होती है, घर में होते हैं ना बहुत सारे आप लोग भाई बहन होते हैं, तो सबका अपना अपना प्लेस होता है और माँ बाप के लिए वो सब समान होते हैं। उसी तरह एक वाक्य में आपका क्या होता है, दोनों वाक्य अपनी पोजीशन पे बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। तो यहाँ पर वही दिया है उन्होंने, स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र है मतलब ये दोनों अगर हम अलग अलग इस्तेमाल करना चाहें तो हम अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय लगा रहे हैं। फिर विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होगा। यहाँ पर क्या, विद्यार्थी परिश्रमी होता है, ठीक है। अब परिश्रमी जो होता है वो स्वतंत्र है, ठीक है। उसी तरह अवश्य सफल होगा, वो भी स्वतंत्र है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने तो लगाया, ये भी हमारा समुच्चयबोधक अव्यय है। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगी। सोमवार को हड़ताल है, ये भी स्वतंत्र है। बाजार बंद रहेगा, ये भी स्वतंत्र है। मतलब इस वाक्य में ये दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, जरूरी नहीं है कि इनको हम लगाएं, ठीक है। कि ये नहीं कि सोमवार को हड़ताल है ये ज्यादा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसा हमें नहीं करना है। दोनों ही बराबर रहेंगे और इनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम यहां पर आते हैं, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, कैसी पहचान होती है। दो उपवाक्य के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है, मतलब दोनों उपवाक्य, मैंने बताया ना दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो समान अधिकार रखते हैं, कोई ज्यादा या ऊंचा या हैवी नहीं होता। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुखिया स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले वाक्य में जो व्यक्ति है वही दूसरे को काम करेगा। दोनों वाक्य अपने आप में अलग अलग मुखिया भी ले सकते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उन्हें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, यानी कि वो अलग अलग हैं, एक वाक्य दूसरे का मतलब है, पहला वाक्य दूसरे पर मतलब है, लेकिन वो पूर्ण होते हैं, यानी कि उनमें हमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आते हैं, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता, मतलब हमें उसका अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण है, जरूरी नहीं है कि उसमें हम किसी चीज को ऐड करें। जैसे हमने बोला था आज सोमवार है, हमने बोला ना सोमवार को हड़ताल रहेगी, तो सोमवार को हड़ताल रहेगी पूर्ण है, जरूरी नहीं है। फिर हमने क्या बोला, अतः बाजार बंद रहेगा, बाजार बंद रहेगा अपने आप में पूर्ण है। तो दोनों जो है ये अपने आप में पूर्ण है, इन्हें हमें जरूरी नहीं है, यानी कि समान अधिकार रख रहे हैं ये पूरे वाक्य में। तो इस तरीके से संयुक्त वाक्य की ये सिंपल सी पहचान है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। जितने भी हम वाक्य, जरूरी नहीं कि दो वाक्य हों, तीन भी वाक्य भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी वाक्य हम इस्तेमाल करेंगे ये स्वतंत्र होंगे और वाक्य में समान अधिकार रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसके आगे का जो हमारा मिश्र वाक्य है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू।